कि मृतिका के प्राइवेट पार्ट में 150 से 151 मिलीग्राम सीमेन पाया गया है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि इस पूरे घटना में एक से अधिक लोग सम्मिलित थे, यानी गैंग रेप की पूरी आशंका है। हाई कोर्ट ने सबसे पहले पुलिस जो जांच कर रही थी उस पर रोष व्यक्त किया है, साथ ही साथ पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को सौंप दी है। मुंह पर काफी खून लगा हुआ था, साथ ही साथ मृतिका या पीड़िता के पैर बेड पर इस प्रकार पड़े थे जैसे उसको बीच से तोड़ने का प्रयास किया गया हो। हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल यानी संजय घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया था। सोमवार सुबह प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और त्वरित रूप से यानी तुरंत कार्यवाही करते हुए उन्हें शहर के दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर बहाल कर दिया गया, यानी उनकी बहाली फिर से हो गई। निर्माण कार्य के माध्यम से घटना स्थल से सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। मृतिका की आंखों में कांच घुसे हुए पाए गए हैं। मृतिका की गला घोंटकर हत्या की गई है, जिसके कारण उसका जो थायराइड कार्टिलेज था वो फट गया है और उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है सेक्स का और हिंसा का स्वाभाविक रूप से एक संबंध होता है, दिखाई देता है, जो मां बहन को बहुत ही अश्लील और दांत पीस कर गालियां दी जाती हैं, और इसका अगला चरण जो हमें दिखाई देता है वो शायद सेक्स के रूप में दिखाई देता है। कहा जाता है कि लड़कियां उत्तेजक कपड़े पहनती हैं, जिसके कारण जो लड़के हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। बेसिकली हम बेसिक एजुकेशन को जमीनी स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन फ्री इंटरनेट के माध्यम से हमने प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच अनलिमिटेड पॉर्न तक कर दी। भारत में एक दिन में लगभग 87 रेप होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ उपभोग को ही अपना चरम सुख समझ रहा है। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस की। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर जिसकी उम्र 31 वर्ष थी के साथ रेप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा कि महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी, मीडिया इन्वॉल्व हुई और पुलिस पर दबाव बढ़ा, तो पता चला कि पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविल वॉलंटियर जिसका नाम संजय रॉय था वो मुख्य आरोपी है। अभी मुख्य आरोपी कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मुख्य आरोपी है या मुख्य आरोपियों के बचाने के लिए सबसे कमजोर कड़ी है। हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच से असहमति व्यक्त करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। बुधवार को सुबह सीबीआई की एक टीम कलकत्ता पहुंची दिल्ली से। इस टीम के साथ एक फॉरेंसिक टीम और एक मेडिकल टीम भी थी। तो ये इस घटना के बाद जब पीड़िता के माता पिता को इन्फॉर्म किया गया तो उनको बताया गया फ़ोन करके कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। माता पिता जब अस्पताल पहुंचे तो जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट था उसने उस मृतिका के यानी पीड़िता के माता पिता को 3 घंटे तक खड़ा रखा। 3 घंटे पश्चात पिता को लाश दिखाई गई। जब पिता ने लाश देखी तो मुंह पर काफ़ी खून लगा हुआ था, साथ ही साथ मृतिका या पीड़िता के पैर बेड पर इस प्रकार पड़े थे जैसे उसको बीच से तोड़ने का प्रयास किया गया। अब हम देखेंगे कि हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने सबसे पहले पुलिस जो जांच कर रही थी उस पर रोष व्यक्त किया है, साथ ही साथ पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को सौंप दी है। दूसरी बात जो हाई कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट कही है वो ये कही है कि जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज था जहां पर ये पूरी घटना घटी, उसके जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल का नाम था संजय घोष, वो एक्टिव नहीं थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर प्रिंसिपल एक्टिव होते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल यानी संजय घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया था। सोमवार सुबह प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और त्वरित रूप से यानी तुरंत कार्यवाही करते हुए उन्हें शहर के दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर बहाल कर दिया गया, यानी उनकी बहाली फिर से हो गई। अब एक क्वेश्चन और उठाया जा रहा है। दरअसल जहां पर घटना हुई यानी घटना स्थल के बगल में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। तो एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य के माध्यम से घटना स्थल से सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शायद घटना स्थल से जो आपके सबूत होते हैं उनको भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात सामने आई है वो ये है कि मृतिका के प्राइवेट पार्ट में 150 से 151 मिलीग्राम सीमेन पाया गया है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि इस पूरे घटना में एक से अधिक लोग सम्मिलित थे, यानी गैंग रेप की पूरी आशंका है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये तथ्य भी उजागर हुआ है कि मृतिका की आंखों में कांच घुसे हुए थे। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि मृतिका की गला घोंटकर हत्या की गई है। गला घोंटने के कारण उसका थायराइड कार्टिलेज जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, फलता उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ मृतिका के प्राइवेट पार्ट में भी घाव के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं।
इसके अलावा अगर अब हम बात करें कि भारत में जो रेप हो रहे हैं इनके आंकड़े हमें क्या दिखाते हैं, तो ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम भारत में आंकड़ों की बात करें तो हमें पता चलता है कि पूरे भारत में एक दिन में लगभग 87 रेप होते हैं। वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो हमको पता चलता है एक दिन में लगभग 5.6 रेप होते हैं, यानी 5 या 6 रेप प्रतिदिन होते हैं। ये दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट हमें ये बताती हैं कि भारत में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 13.23% रेप के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हमें यह भी बताता है कि सबसे ज़्यादा जो रेप होते हैं वो बेसिकली राजस्थान में होते हैं। राजस्थान में 6,342 रेप 2021 की रिपोर्ट में पता चला हुए थे। इसी तरह अगर एमपी की बात करें तो एमपी दूसरे नंबर पर है, यानी मध्य प्रदेश में लगभग 2,947 रेप हुए थे। उसी प्रकार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2,845 रेप हुए थे और दिल्ली में 1,252 यानी 1,252 रेप की घटनाएं सामने आई थी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा रेप दिल्ली में होते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा रेप होते हैं राजस्थान में, उसके पश्चात एमपी, फिर आपका आता है यूपी। अब हम देखेंगे कि भारत में रेप के केसों को रोकने के लिए कानूनी ढांचा क्या है। तो 2012 में निर्भया रेप के पश्चात भारत में जो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 है, उसके माध्यम से रेप की परिभाषा को विस्तृत किया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि रेप की धमकी को ही अपराध माना गया और सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ रेप के केसेस में न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि यदि पीड़िता का जो शरीर है वो वेजिटेटिव स्टेट यानी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तो इसके लिए 20 साल की सजा और मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ अगर हम देखें, ये भी कहा गया इस कानून में कि अगर कोई बालक है या कोई बच्चा है जिसने 16 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है या 16 वर्ष की उम्र से अधिक है और उस पर इस प्रकार के जघन्य अपराध का आरोप लगता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक आकलन की सिफारिश की जा सकती है और उसके पश्चात भारतीय दंड संहिता के आधार पर उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया था। देखेंगे कि बलात्कार करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि बलात्कार के कारण क्या होते हैं। देखिए, बलात्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बलपूर्वक किया गया काम। अब अगर हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझें तो इसकी जो वैज्ञानिक जवाब हमको मिलता है इस प्रश्न का कि बलात्कार करने वाले व्यक्ति की मनस्थिति क्या होती है, वो हमको महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड के शोधों के आधार पर पता चलता है। एनाटॉमी इज डेस्टिनी के सिद्धांत में सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी को समझे तो पता चलता है प्राकृतिक तौर पर पुरुष जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इस शक्ति को प्रदर्शित करने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। इस तथ्य को जो फ्रॉयडवादी हैं वो कहते हैं नेचर, यानी इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए वो नेचर जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम दूसरी एक स्टडी की बात करें तो कहा जाता है सेक्स का और हिंसा का स्वाभाविक रूप से एक संबंध होता है और भाषा के रूप में ये हमें दिखाई भी देता है। जैसे भाषा के रूप में कैसे दिखाई देता है ये समझिए, जीत हार, हावी होना, पराजित कर देना, ये सारी शब्दावलियां भारत में सेक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्हीं शब्दावलियों से हम आगे देखेंगे कि आपको बहादुरी, मर्दाना ताकत या फिर आपको कहा जाएगा कि आप बहुत महान हैं, ऐसी शब्दावलियों का भी जुड़ाव हमें देखने को मिलता है। इसका अगला चरण हमें आप देखेंगे हमें किस रूप में दिखाई देता है, हमें गालियों के रूप में दिखाई देता है, जो माँ बहन को बहुत ही अश्लील और दांत पीस कर गालियाँ दी जाती हैं। और इसका अगला चरण जो हमें दिखाई देता है वो शायद सेक्स के रूप में दिखाई देता है। अब अगर हम देखें बलात्कार का जो सामाजिक कारण क्या हो सकता है तो यहाँ पर हमको पता चलता है पहला जो एक मर्दों की दुनिया में कुछ कारण बताए जाते हैं वो ये हैं, कहा जाता है कि लड़कियाँ उत्तेजक कपड़े पहनती हैं जिसके कारण जो लड़के हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। या दूसरा एक प्रमुख कारण बताया जाता है सामाजिक कारण में कि लड़कियां लड़कों को उत्तेजित करने का प्रयास करती हैं। तो ये इस प्रकार के भी रेप की दुनिया में या जहां पर बलात्कार ज़्यादा होते हैं कई ऐसे मूर्ख लोग बैठे होते हैं जो इस प्रकार के कारण भी बताते हैं। दूसरा अगर हम सामाजिक कारण इसका देखें तो ये भी कहा जाता है कि भारत में रेप या सेक्स को परिवार की इज्जत को उतारने के संदर्भ में भी देखा जाता है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति रेप करता है तो बेसिकली वो किसी परिवार से बदला ले रहा होता है या परिवार को ठिकाने लगा रहा होता है। तीसरा अगर हम कारण देखें तो भारत में सेक्स एजुकेशन या अच्छी सेक्स एजुकेशन का बहुत अभाव है जिसका परिणाम हमें रेप के रूप में दिखाई देता है। साथ ही साथ लड़कों की परवरिश में बहुत सारी कमियां दिखती हैं जिसके कारण भारत में रेप्स को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक कारण में अगर हम आगे बढ़े तो हमको पता चलता है कि भारत में
ना तो रेप और ना रेप के संदर्भ में जो कानून है उसकी गंभीरता का लोगों को एहसास है, जिसके कारण रेप की गतिविधियों को या रेप जैसे दुष्कर्मों को बढ़ावा मिलता है। एक बड़ा कारण रेप का पॉर्न भी है। बेसिकली हम बेसिक एजुकेशन को ज़मीनी स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन फ्री इंटरनेट के माध्यम से हमने प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच अनलिमिटेड पॉर्न तक कर दी है। ये इन जो व्यक्ति हैं जिनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है, बेसिकली इनका क्रोध और पॉर्न मिलकर ऐसी मानसिक एक समीकरण बना देते हैं जो रेप को बढ़ावा देती है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेप सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, लेकिन बेसिकली एजुकेशन नहीं पहुंचा है। लेकिन फ्री इंटरनेट के माध्यम से हमने अनलिमिटेड पॉर्न लोगों तक पहुंचा दी है। तो पॉर्न पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं चलेगा कि आप फंडामेंटल राइट की दुहाई देंगे, बिल्कुल नहीं। एक रेप का एक अगला कारण है बलात्कार क्यों अधिक होते हैं, उपभोक्तावादी दर्शन। दरअसल भारत में उपभोक्तावादी दर्शन सर चढ़ के बोल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को उपभोक्तावादी दर्शन ने प्रभावित कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ उपभोग को ही अपना चरम सुख समझ रहा है, जितना ज़्यादा उपभोग कर सके, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे अच्छे कपड़े देखता है या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखता है। और उपभोगवादी जो दर्शन है या उपभोक्तावादी दर्शन है, इसका अगला चरण ही हमें रेप के रूप में दिखाई देता है। उपभोक्तावादी दर्शन में हमने वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको फॉलो तो कर लिया, लेकिन वहाँ पर उपभोग के साथ साथ रेगुलेशन भी है। भारत में अभी उपभोग का तो एकदम बाढ़ आई पड़ी है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये एक अंतर है, यानी उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो भी रेप को बढ़ावा देती है। इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं रेप के संदर्भ में, उनसे कुछ बातें निकल कर आई हैं। ये पाया गया है कि जो व्यक्ति रेप करता है वो महिलाओं के प्रति बहुत असंवेदनशील होता है। साथ ही साथ उन व्यक्तियों में अपनी ताकत का बड़ा घमंड होता है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि ऐसे लड़कों में, ऐसे पुरुषों में जो वैल्यूज़ होती हैं, जो उनका लालन पालन हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से नहीं होता है। इसके बाद भी ये कहा जाता है कि रेप करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता अलग अलग होती है, प्रत्येक के अलग कारण होते हैं, इसलिए किसी एक ढांचे में सभी को डालना शायद सही नहीं होगा। तो क्या कानून बनाकर रेप को रोका जा सकता है? कानून एक पहली सीढ़ी का एक पहला डंडा हो सकता है, लेकिन जब तक आप इस संदर्भ में समाज को जागृत नहीं करेंगे तब तक इस कुप्रथा को या इन दुष्कर्मों को रोकना बहुत कठिन है। तो उम्मीद करूंगा कि सरकार न केवल कानून के माध्यम से बल्कि जन जागरूकता के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से इस प्रकार की बुरी घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी। जय श्री महाकाल।